नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग लगातार किसान कर रहे हैं। हालांकि उसको लेकर के प्रदर्शन भी कई किए गए, दशहरे के अंदर पुतले भी फूके गए, लेकिन कि जो सरकार है वो जागने को तैयार नहीं है। हालांकि टिकरी बॉर्डर के ऊपर कैसा हाल है, क्योंकि अगर हिसार जिले के ही भाजपा के अध्यक्ष की बात की जाए तो उनका कहना है कि टिकरी बॉर्डर अब खाली होने लगे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मनदीप मलिक जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर से किसान अब घर की ओर रवाना होने लगे हैं क्योंकि अब फसलों का वक्त आ चुका है। तो क्या इसके अंदर सच्चाई है? देखिए, जो बीजेपी आरएसएस की पॉलिसी रही है वो लोगों के सामने झूठ की, फरेब की और साजिश की राजनीति रही है। बीजेपी के हर प्रवक्ता, आरएसएस के हर प्रचारक है, वो लोगों के अंदर नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। किसान आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक किसान अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते। हजारों लाखों की संख्या में दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा हुआ है। किसान आंदोलन कोई अपने मांगों के लिए नहीं हो रहा, किसान आंदोलन अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। किसानों के ऊपर जो एक कानून ज़बरदस्ती थोप दिए गए कोरोना काल का बहाना लेके, और एमएसपी की मांग जो हम कर रहे हैं, जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी और कानून वापस नहीं होगा, तब तक किसान की कोई घर वापसी नहीं होगी। झूठ फरेब की राजनीति ये लोग करते हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। आपने देखा होगा कि पहले जब इन्होंने 2014 का इलेक्शन था, उस समय इन्होंने जो वोट मांगे भारत के विकास के लिए मांगे। इन्होंने कहा कि हर के खाते में 15 लाख आएगा, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे और कर्ज मुक्ति करेंगे। लेकिन जब किसानों ने उनको वोट देके सत्ता पे बिठाया तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि भाई 2015 के अंदर उन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। 2016 के अंदर इनका सेंट्रल कृषि मंत्री राधा मोहन कहता कि हमने तो किसानों से ऐसा कोई वादा ही नहीं किया कि हम कर्ज मुक्त करेंगे और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे। ये झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले लोग हैं। और किसान गाँव में आना जाना, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, किसान ड्यूटियाँ निभा रहे हैं अपनी। कुछ साथी 7 दिन या 10 दिन वहाँ रहते हैं, फिर कोई दूसरा चला जाता है। ये पक्के मोर्चे लगे हुए हैं और ये पक्के मोर्चे तब तक लगे होंगे जब तक फैसला नहीं हो जाता। ठीक है, अगर टिकरी बॉर्डर की बात की जाए तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर एक प्रकरण जो है काफी चर्चा के अंदर है, जो है निहंग सिखों का। हालांकि निहंग सिखों ने एक व्यक्ति के हाथ पैर काट करके उसको बीच चौराहे पर लटका दिया। हालांकि अब बात की जा रही है कि महापंचायत के अंदर फैसला होगा कि निहंग सिख अब आंदोलन के साथ जुड़े रहेंगे या नहीं जुड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है, जो ये प्रकरण हुआ किस वजह से हुआ, और क्या अब निहंग सिख के जाने के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा? पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है वही गलत है। निहंग और सिख का मुद्दा नहीं है, ये एक अपराध है और जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वो अपराधी है, वो सलाखों के पीछे है। एसकेएम के सभी नेताओं ने और किसान आंदोलन में जुड़े हुए हर आम आदमी ने ये मांग की है कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जानबूझ के बीजेपी धर्म को आगे लेके आ रही, निहंग को आगे लेके आ रही, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ही धर्म के और जातिवाद के ऊपर राजनीति की। दलित और सिखों के बीच का ये इनका मुद्दा है और ये चुनावी फायदा उठाने के लिए पंजाब और यूपी के अंदर जो चुनाव है वो दलित वोट बैंक यूपी के अंदर मायावती की तरफ जा रहा है और दलित वोट बैंक पंजाब के कांग्रेस की तरफ जा रहा है। इन्होंने 26 एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आरएसएस जब कोई काम करती है वो तो पूरा प्री प्लान करती है, वो माहौल तैयार करती है। जब आप देखिए कह रहा है कि भाई दलितों को, निहंग ने दलित को मार दिया, जबकि निहंग की जाति भी दलित है और मारने वाला भी दलित है। जब दोनों ही दलित है तो एक को क्यों दिखाया जा रहा है? और जब मान लिया निहंग है तो निहंग ने मारा है, निहंगों ने तो नहीं मारा। क्या वहाँ 1000 आदमी, क्या हजारों ने मारा था उसको? 2-3 जिन्होंने मारा उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कानून से ऊपर तो कोई धर्म नहीं है, कानून से ऊपर कोई जाति नहीं है, निहंग कानून से ऊपर नहीं है, तो इसलिए पुलिस ने उसको पकड़ के अरेस्ट के सलाखों के पीछे कर दिया। ठीक है, जिन निहंग सिख ने उस व्यक्ति को लटकाया था, क्या आपने उनको पहले कभी मोर्चे के अंदर देखा था? क्या वहाँ पर जो और सिख मौजूद थे या पंजाब के जितने भी सदस्य मौजूद थे, क्या उन्होंने पहले उनको देखा था? क्या वो उनको जानते थे या फिर वो भी बाहरी बंदे थे? देखिए, वो केस जो है वो टिकरी बॉर्डर का नहीं, वो सिंगू बॉर्डर का है जो आप कह रहे हो निहंग का। जो 26 जनवरी का कांड हुआ दीप सिद्धू का, और जब हमें रोड मैप दिया गया था लाल किले की तरफ जाने का, शाम को ही जो निहंग और दीप सिद्धू ने जल्दबाजी दिखाई, वो उसी गुट से वो बंदा है। और अब 1-2 दिन में ये तस्वीर बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है कि वो किन लोगों के संपर्क में है। जो आदमी मारा गया उसके घर वालों के बयान हैं और जिसने मारा उसके बयान है और वीडियो आप लोगों के सामने है। आपने किसी का कत्ल किया है
तो क्या आप ये बताओ सरेआम किसी को तड़पते हुए या वो वीडियो दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। वो इसलिए दिखाया गया कि जानबूझ के सिख धर्म को इतना कट्टर दिखाया जाए, इतना दर्दनाक दिखाया जाए कि लोगों के अंदर उनके प्रति नफरत पैदा हो। वरना किसी के मर्डर करने के बाद यार कोई अलग अलग इतने कट्टरतापूर्ण बयान कैसे दे सकता है? कोई वीडियो क्यों बनाएगा? वो तभी बनाएगा कि उसके पीछे कोई खेल खेला जा रहा है और सिख कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आप देखोगे कि पंजाब के अंदर जो मिलिट्री का BSF का जो सर्च एरिया था 15 किलोमीटर जो सीमा से लगता पाकिस्तान बॉर्डर है, 15 किलोमीटर बढ़ा के 50 किलोमीटर कर दिया गया है। वो किसान की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। उसके बाद सिंघू बॉर्डर की घटना और उसके बाद 20 तारीख की सुप्रीम कोर्ट की आज जो उनका फैसला आना था, वो ये सारा जो स्क्रिप्ट रची गई है ये एक सिखों के और किसान आंदोलन के खिलाफ उन लोगों को, आम आदमी को भड़काने की और नैरेटिव पैदा करने के लिए रची गई है, ताकि पंजाब के अंदर संवेदनशीलता दिखाकर, वहाँ का माहौल ख़राब दिखाकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और राष्ट्रपति शासन के दौरान पंजाब के अंदर इलेक्शन करवा जाए। और जब प्रधान राष्ट्रपति इनका है तो वहाँ इलेक्शन के अंदर फर्जीवाड़ा करके ये लोग सिख और दलितों की राजनीति का कार्ड खेलना चाहते हैं। इस प्रकार ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अपराधी की तो कोई जाति नहीं होती। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जब जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तब तक ऐसे प्रकरण जो है करवाए जाते हैं, चाहे बंगाल इलेक्शन की बात की जाए, अब यूपी इलेक्शन की बात की जाए, अजय मिश्रा की बात की जाए, और अब जो है पंजाब इलेक्शन आने वाले हैं तो सिख और कहीं ना कहीं हरियाणवियों को भिड़वाने की कोशिशें की जा रही हैं। BJP RSS का कल्चर जो है वो दंगाइयों का कल्चर है। इन्होंने सत्ता की भूख के अंदर हमेशा देश के लिए गद्दारी की है। मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं हिंदू मुस्लिम का। 1990 के अंदर जो कश्मीरी पंडितों का केस हुआ, वो केस तब हुआ जब वहाँ का गवर्नर भी BJP का था, जो गठबंधन की सरकार थी, जगमोहन सिंह। उसके जाने के बाद वहाँ कश्मीरी पंडित हुआ क्योंकि हिंदू मुसलमानों का यूज करना था। 1999 के अंदर जब अटल बिहारी की सरकार थी और दोबारा इलेक्शन होने थे 2000 में, तब इन्होंने कश्मीर मुद्दा हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ। आप एक बात बताइए, जब कारगिल युद्ध हुआ दो देशों के बीच, तो इसका मतलब व्यापारिक समझौते बंद होते हैं। एक तरफ से तो गोला बारूद चल रहा है, सैनिक मर रहे हैं, दूसरी तरफ रेल से चीनी का व्यापार हो रहा है, जबकि युद्ध चल रहा है। युद्ध में तो सारे व्यापार बंद होने चाहिए, लेकिन क्यों हो रहा है ये? लेकिन जब पाकिस्तान की सेना ऊपर होती है तब तो युद्ध चालू होता है, और जब हमारी सेना ऊपर चली जाती है पहाड़ी के, तब युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सारी साजिश है आतंकवादी संगठनों के साथ मिलके RSS ने हमेशा देश की सीमाओं के ऊपर हमारे सैनिकों को एक प्लान के तहत मारा है, ताकि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे हों और पाकिस्तान से डर के उसका नाम लेके हम वोट की राजनीति करें। यही इनका सिस्टम अब चल रहा है। आप ये बताइए कि जब 2014 का इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ, मुस्लिम के खिलाफ वोट मांगे, ठीक है। उसके बाद पहले हमारे सैनिक 1 या 2 मरते थे, बोला भाई मैं 2 के बदले 4 सिर लेके आऊंगा। अब हमारे बंदे 4 मर रहे हैं, उनका एक भी नहीं मर रहा, और पहले से ज्यादा मर रहे हैं, हर रोज मर रहे हैं। इसका मतलब तो नरेंद्र मोदी देश की रक्षा नहीं कर सकता। जब वो देश की रक्षा ही नहीं कर सकता तो लोगों को आपस में लड़वाता क्यों है? 2014 का जो मुद्दा था, इन्होंने देश के विकास के ऊपर वोट मांगे कि स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, हर खाते में 15 लाख वो आएंगे, किसी के वो नहीं आ। जब 2019 का दोबारा इलेक्शन हुआ तो इन्होंने वो सारे मुद्दे छोड़ दिए। इसने नहीं कहा कि 15 लाख खाते में आए या नहीं आए, 100 स्मार्ट सिटी बनी या नहीं बनी, GDP बढ़ी या नहीं बढ़ी, हमारा रुपया जो बढ़ा नहीं बढ़ा, इसने कोई नहीं। उसने उन मुद्दों को छोड़ के राष्ट्रवाद ले आया। भाई राष्ट्रवाद पे वोट दीजिए। जब लोगों की आंखों में पट्टी बंद की, राष्ट्रवाद का वोट दे दिया। अब जब तीसरा इलेक्शन होने वाला है, यूपी का इलेक्शन इनके लिए जितना मैन है, क्योंकि यूपी में लगभग 80 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, और अगर वहाँ से इनकी सरकार नहीं चली तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और इन्होंने इतने गुनाह कर रखे हैं, अगर BJP सरकार दोबारा से सत्ता में नहीं आई तो इनके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मिनिस्टर और हर MLA को सजाई मौत होनी है, क्योंकि इन्होंने इतने गुनाह कर रखे हैं। उन गुनाहों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। आने वाली सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो इन सभी को सजाई मौत होगी, ये निश्चित है। और ये एक क्राइम को छुपाने के लिए हज़ारों क्राइम कर सकते हैं। इसी मकसद के साथ ये लखीमपुर का कांड हुआ, अब सिख का कांड हुआ, और आगे ना जाने ये वोट के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसान आंदोलन की बात की जाए, दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर से लेकर के अब यूपी बॉर्डर तक भी किसान पहुंचने लगे हैं,
तो क्या हम मान करके चल सकते हैं कि एक कैंडिडेट जो है कहीं ना कहीं इस इलेक्शन के अंदर किसानों का भी उतर सकता है? क्योंकि लगातार ये मांग की जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी जो है इस पद के लिए सही नहीं है और किसान क्यों नहीं अपना कोई कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा करते हैं। तो क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर हमें दिख सकता है कि किसान किसी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं या किसान खुद ही खड़े हो सकते हैं? देखिए, पहला उद्देश्य जो है किसान आंदोलन का वो ये है कि काले कानून वापिस हों और एमएसपी की गारंटी बने। तो आपको नहीं लगता कि सत्ता की वजह से आप लोगों के जो कृषि कानून है वो वापस हो सकते हैं? क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब तक 10 महीने के अंदर सरकार ने आपकी तरफ ध्यान दिया है। देखिए, ध्यान तो दिया है, अगर ध्यान नहीं देती तो इतने षड्यंत्र नहीं रचती। ये आंदोलन बीजेपी की गले की फांस बना हुआ है। पूरी दुनिया में किसान मजदूर की ये आवाज़ बना हुआ है। चारों पूंजीवाद हमारे देश में स्थापित हो चुका है। पूंजीवाद नहीं कहूँगा मैं, एक निर्दयी पूंजीवाद होता है, क्रोनिक कैपिटलिज्म जिसको हम बोलते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि एक आदमी को चारों तरफ से लूटा जाए, महंगाई के नाम पे लूटा जाए, धर्म के नाम पे लड़वाया जाए, जाति का जहर घोला जाए। अब जिस देश में ऑक्सीजन भी पैसे में बिक्री हो, पैरासीटामोल की 50 पैसे की गोली यार 100 रुपये में बिक्री हो, हज़ार रुपये में बिक्री हो, कोरोना महामारी के अंदर 35 लाख का यार बिल फाड़ दिया जाता है और किसी भी हॉस्पिटल की जाँच नहीं होती, किसी भी मेडिकल स्टोर की जाँच नहीं होती, वो देश के क्या तरक्की करेगा? बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दो कि आम आदमी को कुछ सोचने का वक्त ही ना मिले 2 रोटी के अलावा। ऑक्सीजन को, पानी को और रोटी को तिजोरी में कैद करने की इनकी पूरी योजना है। और जो सभी कानून है जो लोगों की आंखों पे पट्टी ये बांध रहे जातिवाद की, उस पट्टी की वजह से लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। और जिस दिन वो पट्टी उतरेगी तो हमारे शरीर पे कपड़े भी नहीं बचने। पूरी दुनिया के पानी को दुनिया के अमीर लोगों ने, WTO ने अपने नाम करवा लिया है। अब आप देख रहे हो कि गांव के अंदर भी पाइपलाइन बच रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर पैसे मिल रहे हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हो रहे, सुविधा है। तो ये बढ़ता हुआ पूंजीवाद है और पूंजीवाद का मतलब है सिर्फ पैसा कमाना। ठीक है, मुझे ये बताइए कि यूपी इलेक्शन के अंदर योगी आदित्यनाथ का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि किसान आंदोलन के चलते क्या इस इलेक्शन के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा? किसान आंदोलन ने दुनिया को जागृत करने का एक मौका दिया है, आवाज़ बनने का मौका दिया है। किसान आंदोलन शुरू होने से पहले आप देख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मोदी RSS के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज कांग्रेस आंदोलन की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो उसके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे मोर्चों की तरफ अगर ये कहे कि हम ज़बरदस्ती किसानों को उठा देंगे तो ये उसकी भूल है, क्योंकि ये किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन है। किसान मजदूर की जिंदगी के 100 करोड़ लोगों के जीवन के लिए आंदोलन चल रहा है। किसान मरने के लिए तैयार हैं। 1000 लाख करोड़ हमारे देश की मिलिट्री की और पुलिस प्रशासन की गोलियां कम पड़ जाएंगी, किसानों के सिर और छातियां कम नहीं पड़ेंगी। अगर बात की जाए कानूनों की ही तो CAA और NRC का कानून जो है सरकार लेकर के आई थी कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना का बहाना दे करके उन सबको उठा दिया गया और हालांकि 2 साल से उसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है। ऐसा ही अगर केस देखा जाए तो अब कश्मीर के अंदर गैर कश्मीरी है उनको घुस करके मार दिया आतंकियों ने। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है हरियाणा के अंदर या फिर पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर किसानों को भी इसी रणनीति के तहत उठाया जाएगा? रणनीति ही तो है। मैंने आपको कहा कि इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बीजेपी RSS पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम खेल रही है। उनका पहला स्टेप था पंजाब के अंदर मिलिट्री का जो 15 किलोमीटर का सर्च अभियान था उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर का किया गया। उसके बाद इन्होंने जो ये कार्ड खेला दलित और सिख का, कि दलित की राजनीति, क्यों पंजाब के अंदर दलित वोट बैंक सबसे ज़्यादा 32%। पहले 26 जनवरी में दीप सिद्धू को यूज किया सिख और नॉन सिख के लिए, जैसे हरियाणा में यशपाल मलिक को यूज किया गया जाट नॉन जाट के लिए, उसी प्रकार दीप सिद्धू को यूज किया गया सिख और नॉन सिख के लिए। और अब जो निरंकारी और दलित का कार्ड खेला जाने लग रहा है, क्योंकि यूपी के अंदर जो दलित वोट बैंक है वो मायावती की तरफ है और जब तक दलित वोट बैंक के अंदर सेंध नहीं लगेगी तब तक बीजेपी सत्ता में आनी नहीं दिख रही। इसलिए दलित का कार्ड खेल रहे हैं, धर्म की राजनीति को बढ़ावा। बस 2 शब्दों के अंदर बताइए, योगी आदित्यनाथ का इलेक्शन के अंदर फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? अगर ग्राउंड लेवल पर मुद्दों की राजनीति होगी और मुद्दों के ऊपर वोट मांगे जाएंगे तो नरेंद्र मोदी और की तो जमानत जब्त होगी, वहाँ इनको 50 सीटें भी नहीं आएंगी। लेकिन जातीय समीकरण और धर्म की राजनीति कहती है कि ये 100 तक ये
टिकटें प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यूपी के अंदर बीजेपी सरकार सत्ता के नज़दीक भी नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन ने लोगों को जो जागरूक किया है, उनकी आंखों से जो एक सच्चाई है कि भी हमें हमारे सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू के ठेकेदार, ये मुसलमानों के साथ खुद रिश्तेदारियाँ इनकी। और आम आदमी जब भूख की लड़ाई लड़ता है, रोजगार की लड़ाई लड़ता है, तो ये धर्म का चश्मा उड़ा देते। तो ये फर्जी राष्ट्रवाद है। ठीक है, ये तो बात हो गई है यूपी इलेक्शन की, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर एलनाबाद इलेक्शन की बात की जाए तो अभय चौटाला सिर्फ ऐसे विधायक थे जिन्होंने किसानों के हक के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि यहाँ पर भी अलग अलग विधायकों से इस्तीफे मांगे गए, लेकिन किसी ने दिया नहीं है। तो आपको क्या लगता है एलनाबाद के अंदर उनको कितना फायदा होगा किसानों के लिए इस्तीफा देने का, और क्या किसान उनको समर्थन देंगे? देखिए, एलनाबाद का जो इलेक्शन है, बीजेपी का तो और जेजेपी ने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारी पार्टी जो है वो बलात्कारियों की पार्टी है, हमारी जो पार्टी है वो गुंडागर्दी की पार्टी है, शराब पिला दो। मध्य प्रदेश के अंदर जब बाई इलेक्शन हुए 30 सीटों के अंदर, उनका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसने ये कहा कि भाई एक्साइज डिपार्टमेंट का अफसर कहाँ है कि लोगों को इतनी शराब पिला दो बुला के कि वोट डालने ही ना जाए। उसी तरह के पैसे की राजनीति के दम पे गोपाल कांडा को टिकट दी गई, ताकि वो पैसे वाला बंदा है और गुंडागर्दी वो करता है। गीतिका शर्मा एक कांड हुआ था। ठीक है, गोविंद की बात की जाए तो पहले उनके भाई की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके कारण काफी बदनामी हुई थी, अब उनको ही खड़ा कर दिया गया। तो लगता है कोई चाल खेली गई है। तो यही तो मैं बता रहा, बीजेपी ने हमारे देश की राजनीति का जो सेटअप बदला है वो यही बदला है। पैसे की प्रभाव की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति और नशे की राजनीति। पूंजीवाद भी यही कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। अब आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 साल से नशाखोरी बढ़ रही। जो अडानी ग्रुप की 20,000 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई, वो इसी बात का सबूत है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के अंदर नशा फैला दिया जाए, ताकि लोग नशे में पड़े रहें और धर्म का चश्मा उड़ा के लोगों को जातिवाद पे आपस में लड़ा जाए। कैंडिडेट बीजेपी को नहीं देखना कि कौन गुंडा है कौन नहीं है, जिसके पास पैसे हैं और जो पब्लिक जिसको जानती है उसको टिकट देना है। गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे हमारे देश का भला नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है कि ये लोगों ने वोट, जो लोग उनको वोट देंगे, मैं तो उनको आदमी भी नहीं मानता। अपना वोट कुएं में डाल दो, अपने वोट को आग लगा दो। मैं नहीं कहता कि अबे कांग्रेस या किसी थर्ड पर्सन को दो, लेकिन बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट को वोट देने का मतलब है कि हमारे चरित्र का आंकलन करना कि भाई मैं किस आदमी को वोट दूं। व्यक्ति विशेष को भी वोट दिया जा सकता है, पार्टी की विचारधारा ही मान लिया गलत है, लेकिन अगर पार्टी की विचारधारा बढ़िया है, लेकिन गोविंद कांडा तो सही कैंडिडेट नहीं है, तो उसको वोट देने का तो मतलब ही नहीं है। और किसान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था 50% सीधी किसानी पर डिपेंड है। जब तक किसान के खिलाफ ये कानून है तो उस पार्टी को वोट देने का तो मतलब है ही नहीं। ठीक है, अगर बात की जाए वोट की राजनीति की, तो कुछ समय पहले यहाँ एक और धरना दिया हुआ था जिंदल स्टेनलेस की तरफ से, जहाँ पर एक महिला ने खुद आकर के ये बताया था कि उन्हें बोला जाता था कि जब भी इलेक्शन होते थे कि वोट दे करके आओ, और जो इंक नाखून के ऊपर लगाई जाती है उसको तुरंत उतारने के लिए भी उनके पास एक लिक्विड मौजूद था। तो आपको लगता है कि इस तरीके के प्रोपोगेंडा, इस तरीके के भ्रष्टाचार, इस तरीके की धोखाधड़ी इस बार भी एलनाबाद इलेक्शन के अंदर की जाएगी ताकि भाजपा अपने आप को जिता सके? ये 100% सत्य है कि एलनाबाद का इलेक्शन अगर बीजेपी जेजेपी जीतती है तो फर्जीवाड़े से ही जीतेगी। अफसरशाही के दम पे जीतेगी, गुंडागर्दी के दम पे जीतेगी, पैसे के दम पे जीतेगी। सामाजिक मुद्दे नज़दीक नहीं है। आपने देखा यूपी के अंदर जब पंचायत चुनाव हुए, दूसरे विपक्षी पार्टियों के कैंडिडेट, महिला कैंडिडेटों के कपड़े फाड़े गए जी। इससे क्या साबित होता है कि बीजेपी सत्ता पे बना रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो लेडीज की किसी की इज्जत नहीं करती, किसान, कर्मचारी, मजदूर, किसी को इस देश का नागरिक नहीं समझती, वो किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अब अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग चल रही है, उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग चल रही है, क्या आप लोगों को लगता है कि भाजपा खुद के ही मंत्री को या फिर विधायक को या फिर जो भी उनका मतलब कार्यकर्ता है उसको इस्तीफा लेगी और गिरफ्तार करेगी? बीजेपी के अंदर 42% ऐसे मिनिस्टर हैं जिनकी संख्या 70 के करीब है, जिनके ऊपर मर्डर, बलात्कार और कब्जादारी हैं, जिन्होंने लोगों को डरा धमका के वोट लिया। 80 कैंडिडेट ऐसे हैं और बढ़ता हुआ उनकी चरित्रहीनता ये दर्शाती है कि वो हमारे देश को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अजय मिश्रा ने जो लखीमखीरी की जो घटना घटी, 5 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। उसने कहा था कि भाई मैं अकेला मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं अकेला MLA नहीं हूँ, मैं इनके अलावा भी कुछ हूँ। उसने कहा कि मैं गुंडा हूँ। और जो 2
गृह राज्य मंत्री हैं और एक होम मिनिस्टर, वो है हमारे मुख्य होम मिनिस्टर अमित शाह, वो खुद भी हाईकोर्ट के द्वारा तड़ीपार घोषित हैं। तो हमारे देश की राजनीति अब गुंडागर्दी की चपेट में पूरी तरह से आ चुकी है और उनसे बचने के लिए हमें सभी को, आम आदमी को, अपने सामाजिक मुद्दों को समझते हुए इकट्ठा हो गए संघर्ष करने की जरूरत है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, भाजपा की अगर बात की जाए 2024 के इलेक्शन से पहले भाजपा लगातार मुख्यमंत्रियों को बदलती जा रही है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अब ये भी वायरल होने लगा है कि अगला नंबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हो सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या किसान आंदोलन का असर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पद के ऊपर अब पड़ने वाला है? ये टेक्निक अपनाते हैं लोगों के अंदर एक रिस्पांस देखने के लिए, पर लोगों का क्या रिस्पांस होगा? मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री कोई भी तो लायक नहीं है, बदलने हैं तो सारे बदल दो। लेकिन ये अपने रिटायर मुख्यमंत्रियों की, रिटायर मिनिस्टरों की संख्या बढ़ा के जो देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो बोझ डालना चाहते हैं वो ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर सेंध लगा के इनके जो कई सैकड़ों की संख्या मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर का ठप्पा लगाए, जो सुविधाएं लेते रहे, उनके दम पे ये अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं कि भाई हमने मुख्यमंत्री बदल दिया, अब नया आएगा, वो करेगा। जबकि ये चरित्रहीन लोगों की पार्टी है, देशद्रोही लोगों की पार्टी है, ये फर्जी राष्ट्रवाद की पार्टी है। अब तक इन्होंने देश के लिए किया क्या? क्या आपने आरएसएस को कभी बिजली के लिए लड़ता देखा है? पानी के लिए लड़ता देखा है? सड़कों के लिए नहीं लड़े, गरीबी उन्मूलन के नहीं लड़े, महिला सुरक्षा के लिए नहीं लड़े, लेकिन ये फिर अपने आप को राष्ट्रवादी कैसे कहते हैं? ये फर्जी लोग हैं, लोगों को गुमराह करके देश की राजनीति पे बना रहना चाहते हैं और साजिश करता लोग हैं। ठीक है, आखिरी में पूछना चाहूंगी कि 10 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, अब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए गए हैं, अमेंडमेंट के ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी है जो सफल नहीं हुई। तो क्या लगता है आने वाले दिनों के अंदर क्या किसान आंदोलन इसी तरीके से 2024 तक बरकरार रहेगा? मैं 2024 की नहीं कहता, नरेंद्र मोदी आरएसएस की जिद कुर्सी तक है और हमारी जिद जीवित रहने तक है। जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा है और जब तक भगवान ने जितना जीवन दिया तब तक हम मरते दम तक लड़ेंगे, उसके लिए चाहे कितना ही समय लगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ मनदीप मलिक थे जिन्होंने साफ तौर के ऊपर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक किसान जीवित रहेगा, तब तक ये किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, चाहे 2024 हो जाए या फिर 2028 हो जाए, चाहे कोई भी सरकार आए। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी, आगे भी खबरों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। अब तक के किसान आंदोलन से जुड़े जो भी डाउट्स थे वो सब मनदीप मलिक ने क्लियर किए हैं। खैर, कुछ और बातें उनसे आगे आने वाले दिनों के अंदर करेंगे, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।